पहली बार बीटीपी के साथ एआईएमआईएम गुजरात में अब चुनाव लड़ने जा रही। उन्होंने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए मैदान में। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ओवैसी साहब। सर, ये बताइए, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह राज्य में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, मैं ये समझता था कि ये गुजरात पूरे देश का है, दो लोगों का गुजरात नहीं है। ये गुजरात तो सब भारत के 137 करोड़ जनता का है ना। इसका क्या गुजरात के प्रधानमंत्री का है या अमित शाह का है? ये आपका सवाल ही गलत है सर। लेकिन ये गृह राज्य उनका है। पार्टी आप बीटीपी के साथ गठबंधन के जरिए आ रहे हैं। गुजरात तो गुजरात की जनता का भी है, भारत की जनता का भी है। ये गुजरात तो सिर्फ मोदी अमित शाह का तो नहीं है ना। तो सवाल ही गलत है कि क्यों नहीं आएंगे। हर जगह जाएंगे, जाके लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे। मगर ये बोलना कि क्योंकि यहाँ से नरेंद्र मोदी जीत कर गए, अमित शाह हैं, तो यहाँ पर आप आए। अरे बिल्कुल आएंगे। भारत की संविधान पर हमको यकीन है, भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है। और यहाँ पर गुजरात में जो वंचित समाज है, जिसमें आदिवासी, मुसलमान, दलित, ओबीसी लोग हैं, इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, इनसे नाइंसाफ़ी होती रही है। आप कहते हैं कि मोदी अमित शाह की आप बात करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में के अतराफ में 121 गाँव को आप इको सेंसिटिव जोन में डालते हैं। ये क्लियर कट वायलेशन है शेड्यूल 5 का, संविधान का वायलेशन है। और फिर आप जो सरदार सरोवर डैम बनाते हैं, उसमें आदिवासी गाँवों को पानी तक नहीं देते। तो ये अहम मुद्दे हैं, तो इसके ऊपर तो बात करना पड़ेगा ना। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि इस गुजरात स्टेट में, जहाँ पर बरसों से बीजेपी जीत रही है, वहाँ पर छोटूभाई वसावा के 2 एमएलए जीत कर आ रहे हैं। मैं तो उन आदिवासी भाइयों को सलाम करता हूँ कि कम से कम उन्होंने अपनी आवाज़ को जिंदा रखा, अपने लोगों को अपनी ओर से कामयाब किया, ताकि उनके कोई तकलीफ का और उनकी नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ सके। सर, यहाँ पे चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके? क्योंकि गुजरात है, अलग से 25 साल से बीजेपी राज कर रही है। हाँ, तो ये भी तो आपको सामने जिक्र किया हूँ। ये सब शेड्यूल 5 का नॉन इम्प्लीमेंटेशन है। एक हमारी कोशिश ये होगी कि हम बीटीपी पार्टी के साथ यहाँ पर अलायंस में हैं, आगे भी हम लोग साथ रहेंगे और एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेट के तौर पर हम यहाँ पर उभरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गुजरात में हो क्या रहा है कि सिर्फ 2 पार्टी का राज चल रहा है और दोनों में नूरा कुश्ती होती है। वो हम उर्दू में बोलते कि तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ। तो वो चल रहा है मामला। तो अब ये नहीं चल पाएगा अभी। इससे हमारा कोशिश होगी कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, गुजरात की जनता ये चाहती है कि कोई वायबल जेन्यून पॉलिटिकल अल्टरनेट आए बीजेपी के खिलाफ। वो तंग है, हालत मजबूरी में कांग्रेस को वोट देते आए हैं। मगर अब देख लिए कि कांग्रेस में दम कम नहीं रहा, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे गुजरात की जनता का भरोसा हासिल करने के लिए, उनका एतमाद हासिल करने के लिए। सर, बीटीपी के साथ आपका ये गठबंधन है, ये क्या राजस्थान, बंगाल में भी आप लोगों का जारी रहेगा? नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो हम बराबर जाएंगे। अरे पूरे देश में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह अभी तो शुरुआत हुई है, एक छोटा सा कदम हम लोग डाले हैं, मगर हमारी मंजिल बहुत दूर है। हम साथ मिलकर अपने जिद्दोजहद करेंगे और अपने मंजिल तरफ जाएंगे। सर, जो बीजेपी के साक्षी महाराज है, उनका कहना ये है कि ये भाजपा के लिए फायदेमंद रहता है जब एमआईएम इलेक्शन लड़ता है। तो देखिए, मैं इस तरह के लोगों के बयानात जो भी आते हैं उस पर बातचीत नहीं करता हूँ, ना मुझे करने की ज़रूरत है। लोग बोलते रहते हैं, बकने की ज़रूरत है, बकवास बकते हैं, बोलने दीजिए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन जिस तरीके के कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि आप भाजपा की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, जहां पे भी जरूरत रहती है एआईएमआईएम को उतार दिया जाता है। इसीलिए मेरे बोलने पर कांग्रेस के एमएलए छोड़कर बीजेपी में गए। मैं उनको बोला था, हैदराबाद बुलाकर उनको गुलाब जामुन खिलाया था कि जाओ बीजेपी में। कर्नाटका में 25 भाग गए, मेरे से पूछ के गए। हर जगह भाग रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी हार जाते मेरी वजह से। ये कांग्रेस को प्रॉब्लम ये है कि उनमें बहुत अहंकार है, गुरूर है। और कांग्रेस ये समझती है कि सब लोग उनकी गुलामी करें, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े। वो नहीं होगा, जमाना चला गया। वो इतना राहुल गांधी आकर ये फिरे ना गुजरात में, मैं तो था भी नहीं, क्यों नहीं जीत पाए फिर? तो ये इनको देखना चाहिए। अपने देखिए, आदमी जब गुरूर में आ जाता है ना, तो गर्दन बहुत मोटी हो जाती है, तो नीचे देख ही नहीं सकता वो। तो वो प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी का।
तो सर बंगाल में भी तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दीदी भी कह रही है कि बी टीम के तौर पर आप काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि भारत की राजनीति का मैं लैला हूँ, मेरे बहुत मजनू हैं, जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो बी टीम, अभी सी टीम। अरे भाई, क्या आप लोग क्या जनता को खरीद के रखे हैं कि जनता गुलाम है आपकी? हम लड़ेंगे, जीतेंगे भी हारेंगे भी, उसमें कौन सी बुरी बात है। और मैं हारने से डरता नहीं हूं। मैं आज हारे हैं, कल जीतेंगे, मगर लड़ना तो जरूरी है ना। जब हम मर जाएंगे तो लोग तो ये नहीं लिखेंगे कितना जीत, लोग बोलेंगे हाँ छोटू भाई वसावा एक ऐसा मर्द था जो लड़ा, इमरजेंसी में लड़ा, जेल में था, लोग उसको मारने की कोशिश की, और अपने समाज को उठाया, उन आदिवासियों को उम्मीद दिया। वही कुर्बानी लोग याद रखते हैं ना, और उसी से ही तो काम चलता है। अगर ये डीलिंग फिक्सिंग करना है तो फिर ये कोई राजनीति ना करे कोई भी। सर किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है पिछले कई दिनों से, क्या आप उनके समर्थन में वहां पे जाएंगे? नहीं, हम तो उनके समर्थन में थे, है और रहेंगे। और ये जो कानून बनाया गया ये संविधान के खिलाफ बनाया गया। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। पार्लियामेंट को कोई अख्तियार नहीं है कि जो संविधान में स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता उसके ऊपर कानून बनाए। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कंकरेंट लिस्ट में भी आता नहीं है। तो इसलिए ये नंबर 1 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरे देश का किसान इसको रिजेक्ट कर चुका है। और ये कानून के जरिए देश के प्रधानमंत्री इसको फार्मिंग, देखिए फार्मिंग और टीचिंग जो होता है ना वो एक ऑक्यूपेशन होता है, ट्रेड नहीं होता है, वो बिजनेस नहीं होता है वो। तो इसको बिजनेस बनाना चाह रहे हैं और देश का किसान इसके खिलाफ है, रिजेक्ट कर चुका है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि चाहे हरियाणा का किसान हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, देश के कोने कोने से लोग वहां पर जाकर उन किसानों के प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि वो गरीब समाज से आए हैं, बड़ी मुश्किलात उठाकर आए हैं, तो भाई उनको गरीब की तकलीफ समझनी चाहिए। कॉरपोरेट की तकलीफ ना समझे, गरीब की तकलीफ समझे। वो किसान गरीब है और वो अन्नदाता है, तो उसका जो वो कह रहा है प्रधानमंत्री को समझने की जरूरत है। और उन कानून को वो कह रहे हैं कि मैं 18 महीने तक सस्पेंड करता हूं। हम इनसे कह रहे हैं कि आप 2024 तक सस्पेंड कर दो इसको, और फिर देश तय करेगा उसके बाद। सर गुजरात में आपने अपने 21 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, लेकिन वो ऐसी ही सीट है जो मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पे कभी बीजेपी नहीं जीती है, वहां पे सिर्फ कांग्रेस जीती है। तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों जो कांग्रेस के वोट काटेंगे सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, पहला इलेक्शन हम लड़ रहे हैं तो जाहिर है पहला इलेक्शन जब लड़ेंगे तो कम सीटों पर लड़ना पड़ेगा। जब कम सीट पर लड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम, देखिए मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं। मैं कहीं पर भी लड़ता हूं तो आप ही लोग ला लेते हिंदू मुस्लिम को, मैं तो ला भी नहीं रहा हूं। सर लेकिन टिकट तो सारे मुस्लिम बहुल इलाकों में ही दी है ना आपने। आपको कैसे मालूम मुस्लिम बहुल इलाके? उसमें क्या आपको यकीन है कि हमारे हिंदू भाई नहीं देंगे वोट हमको? आपको यकीन है कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल कामयाब होंगे। वही तो मैं आपके पहले सवाल के जवाब में ही कह दिया था कि गुजरात की जनता एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को देख रही है, एक विकल्प को देख रही है जो कांग्रेस से हटकर हो। हम उसी चीज को, उस वैक्यूम को फिल करना चाहते हैं। तो जाहिर है कि हमको हर समाज का वोट मिलेगा और हमको यकीन है कि हमको कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित्स है वो ये मान रहे हैं कि इससे वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा और फायदा बीजेपी को होगा। अरे मैडम, कितने साल से बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, उनको फायदा हमारे वजह से हो रहा है क्या? हम तो थे भी नहीं ना, हम तो थे भी नहीं, तो कौन फायदा पहुंच रहा था? इसका मतलब आपका सवाल, अगर आपका सवाल सही है तो फिर कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की है गुजरात में, वही बी टीम है ना, वही तो लड़ रही है। सर आखिरी सवाल, 2014 में गुजरात को विकास मॉडल बनाकर प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव पूरे देश को बताया कि गुजरात एक विकास मॉडल है। आप कह रहे हैं यहाँ विकास नहीं हुआ। हाँ, इसमें आप कभी आज तक पे डिबेट करवा लीजिए, हम डेटा लेकर आएंगे, आपको बता देंगे। और ये लॉकडाउन के बाद हजारों जनता की नौकरी चली गई, कई कारखाने बंद हो गए, बेरोजगारी गरीब का मुखद्दर बन चुका है,
तो ये आप जो बता रहे हैं ना, ये जो एक ख्वाब दिखाते हैं, वो सहरा में क्या मिराज बोलते हैं ना, वही है ये। हकीकत तो कुछ और ही है ना। आप चले जाइए कहीं कारखानों में जाकर देखिए क्या हाल हो रहा है, फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं, कितनी गरीबी बढ़ चुकी है। खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का लेटेस्ट डेटा आया है कि बच्चे जो पैदा होते हैं अंडरवेट होते हैं, स्टंटेड होते हैं और वेस्टेज होता है उनका। तो ये सब हो रहा है ना, मगर होता क्या है कि ये मिराज बना दिया जाता है कि बस हर चीज चंगा है, हर चीज अच्छा हो रहा है। अरे किसान खुदकुशी कर रहा है, चीन हमारी सरहद में घुसकर हमारे 17 बहादुर सिपाहियों को मार चुका है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर चुका है, और 56 इंच का सीना कुछ करता ही नहीं है। चीन का नाम लेने से डरते हैं प्रधानमंत्री, नाम लेने से डरते हैं। नाम लीजिए ना। हम तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं देखो जीडीपी बढ़ा, जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, गैस की कीमत बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई, वो जीडीपी है। तो ये इस पर तो बात ही नहीं करते। चीन बैठा हुआ, देखिए चीन ना सिर्फ लद्दाख में बल्कि अरुणाचल प्रदेश में तो जमीन हमारी है, वहां पर गांव बना दिया, नाम नहीं लेते। सिक्किम में नक्कुला में वहां पर चीन पहुंच चुका है, हर जगह चीन पहुंच रहा है। आप बोलते ही नहीं है कुछ भी, 56 इंच का सीना दिखाते ही नहीं है वहां पर आप। चलिए, ये थे ओवैसी जी। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, भरूच। अरे भैया यार, मैम